गुड इवनिंग। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का एमसीक्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। बहुत सारा वीडियो बनेगा इसका एनसीईआरटी का। हम लोग पहले एनसीईआरटी का हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री का ये पार्ट 1 वीडियो होगा। हिस्ट्री में भी हमें लगता है कि 13, 14 या 15 वीडियो केवल एंशिएंट के बनेंगे। आपको अच्छे से रिवाइज करते चलना है। और ये एग्जाम, ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, ये मेन फोकस किया गया है आपको बिहार एग्जाम के लिए। बीपीएससी बीपीएससी 72वीं एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। ठीक है, इतना आपका एग्जाम इसके द्वारा कवर किया जाएगा। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। अरिहंट का है, अरिहंट पब्लिकेशन का। आप लोग बुक अगर लेंगे तो बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बुक अगर नहीं लीजिएगा तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएंगे। इस अरिहंट के बुक में जो भी चैप्टर दिया है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करते जाएंगे। तो इसका पहले चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका चैप्टर है। अध्याय 1 में है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत एक वीडियो, ये सेकंड है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, ये दूसरा वीडियो होगा। थर्ड है सिंधु घाटी की सभ्यता। फोर्थ है वैदिक युग। फिफ्थ है धार्मिक आंदोलन। सिक्स है महाजनपद और महाजनपदों का विकास। सेवेंथ में मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और उसका जो राजवंश है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का विविध पहलू। ठीक है, ये सारे का सारा एंशिएंट का ही चैप्टर है। ठीक है, जो हम लोग को क्लास में भी पढ़ना होता है, इतना ही चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बना के दिए गए हैं अरिहंट के द्वारा, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आप पाउच करके या थोड़ा सेकंड के लिए जो है कि हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अगर कुछ सेकंड में बन जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम लोग आंसर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या कहता है, पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य चुनना है। इस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप एग्जाम में भी बैठते हैं तो सत्य और असत्य है क्या है, उसको गोल घेर लीजिए, जैसे यहाँ पे हम घेरे हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी, सही है कि गलत। केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार भी मिले हैं। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घाटित होती है। इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा इसमें गलत है, इसको देखिए, बनाइए। तो देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नगर का बात कर रहा है। ठीक है, नगर का स्थापना 2500 ईसा पूर्व पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका पश्चिमोत्तर भारत हो गया, उत्तर और पश्चिम। तो पश्चिमोत्तर भारत हो गया। उस टाइम का पाकिस्तान और कुछ पार्ट अफगानिस्तान को भी ले लेना है, सब मिला के भारत कहलाता था। ठीक है, तो इस समय में आपका लगभग 2500 बीसी में आपका नगर का स्थापना हुआ था। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये आपका सही है। केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार मिले हैं। केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार मिले हैं।
नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यही असत्य है। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घाटित होती है, तो बात सही है। उत्खनन से हम लोग को उस टाइम का जो भी बना बनाया हुआ चीज रहता है वो मिलता है। जैसे उस टाइम का सिक्का होगा तो वो मिलेगा उत्खनन से, घड़ा बनाया होगा मिलेगा, मिट्टी का बर्तन बनाया होगा मिलेगा। तो ये कथन भी आपका सही है। ये गलत है। केवल उत्तर भारत में 100 के 7 औजार भी मिले हैं, नहीं, दक्षिण भारत में भी 100 के 7 औजार मिले हैं। केवल उत्तर भारत यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट आइए। प्राचीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, तो ये सही है। आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। आरंभिक सिक्का मतलब क्या, कि प्राचीन काल में जब सबसे पहले सिक्का चलना शुरू हुआ उसी को बोला जा रहा है आरंभिक सिक्का। ठीक है, तो आरंभिक सिक्कों का प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। सही बात है, उस टाइम में जानवर का, आदमी का, कोई पेड़ पौधा का, ठीक है, सिक्कों पर चिन्ह रहता था, तो ये सही है। बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं, तो सही बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गया सभ्यता, ठीक है, आगे चलिएगा, जब आरंभिक काल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और फिर आगे आएंगे मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में, या और भी कुषाण वगैरह ये सब के काल में, तो वो सब के समय में राजा और देवता का चित्र उस पे दिखता था सिक्का पे। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। नहीं, ये तो फर्स्ट आ गया। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है। आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, ये सही है। बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं, ये भी सही है। सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि सिक्का मिलता है तो उसमें बहुत तरह का चित्र वगैरह जो रहता है, इससे हम लोग पहचान पाते हैं कि उस टाइम का राजा कैसा होगा। जैसे आप समुद्रगुप्त के बारे में जानते होंगे कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिला है उस पे उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे हम लोग पहचान लिए कि समुद्रगुप्त साहित्य में रुचि लेता होगा, गाना बजाना में रुचि लेता होगा। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा बाई आंसर की के साथ। ठीक है, इसीलिए चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो ये सही है। अभिलेख किसको बोला जाता है? देखिए, 3 टाइप का जो है कि अभिलेख होता है। ठीक है, एक होता है शिलालेख, शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख, और एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख, शिलालेख जो पत्थर पे लिखा गया है, स्तंभ लेख जो पिलर पे लिखा गया है। ठीक है, पिलर पे भी पहले लिखा जाता था। गुहा लेख जो गुफा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब को मिला के बोला जाता है अभिलेख। क्या बोला जाता है? अभिलेख, अभिलेख बोला जाता है। इसके अंदर में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये तीनों आता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, सही बात है। इसका अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में मिलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन को जो है कि पकड़ता है, तो इस पे हम लोग को ध्यान भी देना है, बढ़िया से समझ समझ के जो है कि चलते जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा? इसमें ए नंबर आपका सत्य हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ये सही है। कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों का प्रकाशित किया गया है, नहीं, ये गलत है। इसीलिए गलत है कि इसमें गुप्त काल का, गुप्ता पीरियड का भी जो अभिलेख मिला है उसको भी शामिल किया गया है, न कि केवल मौर्य काल का। इसीलिए इसको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो दो गलत हो जाएगा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीक लिपि भी होगा, ग्रीक, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। हालांकि अरमाइक ग्रीक लगभग एक ही है, एक ही तरफ का है, इसीलिए एक ही है। तो आपको चार नाम याद रखना है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ये लिपि में अशोक अभिलेख लिखवाना शुरू किया था, ठीक है। भारत में सबसे पहले अगर कोई अभिलेख लिखवाने का काम किया है तो वो अशोक ही किया है, उससे पहले अभिलेख का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सही है, 3 नंबर सही है, 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन, डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज क्यूलर। और ये देखिए इतना शानदार क्वेश्चन है कि आईएएस प्री में भी 2016 में, यूपीएससी में भी 2016 में पूछ चुका है, ठीक है। जॉर्ज व्यूलर, जेम्स प्रिसेम, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? जेम्स प्रिसेम। जेम्स प्रिसेम सबसे पहला व्यक्ति थे जो अशोक के राज्यादेशों को पढ़ने का काम किए थे, ठीक है। तो जेम्स प्रिसेम को आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए अशोक का, ये देखिए बीपीएससी 2019 में भी पूछ चुका है, एमपीपीएससी 2015 में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, और आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो शिलालेख में देखिए अशोक के बारे में जानकारी हम लोग को सिर्फ पूरा तात्विक ही नहीं मिलता है, यानी सिर्फ खुदाई के माध्यम से नहीं मिलता है, इसका हम लोग को लिखा हुआ भी कुछ जानकारी मिलता है, ठीक है। तो जो शिलालेख है या अभिलेख है उसको पूरा तात्विक के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। तो शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत, ठीक है। देखिए अभी हम लोग बात किए थे कि स्रोत प्राचीन काल का पढ़ाई जो हम लोग करते हैं इसका सोर्स हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो हम लोग अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो बुक से मिलता है, लेकिन इतिहासकार को कहाँ से मिलता है? तो इतिहासकार को दो तरीके से मिलता है, एक है आपका पूरा तात्विक और एक है आपका साहित्य। पूरा तात्विक कहने का मतलब कि जो खुदाई वगैरह से मिला है, या सिक्का वगैरह मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, या अभिलेख मिला है। अभिलेख के अंदर में शिलालेख, गुहालेख जितना है सब आपका पूरा तात्विक में ही आ जाता है। और कुछ अगर लिखा हुआ ग्रंथ के रूप में हम लोग को मिलता है तो उसको बोला जाता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि साहित्यिक स्रोत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत में पांडुलिपियां भोज पत्रों और ताम्र पत्रों पर लिखी मिलती है। मध्य एशिया में पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी मिलती है। भारत में अधिकतर पांडुलिपियां उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन आपको चुनना है। तो भारत में पांडुलिपियां भोजपत्र और ताम्रपत्र यानी कि तांबा का पन्ना पे लिखा जाता था, ठीक है, ये आपका सही है। मध्य एशिया में पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी,
ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में अधिकतर पांडुलिपियां उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, ये गलत है। ठीक है, पांडुलिपियां सब जगह से प्राप्त हुई है, लेकिन अधिकांश उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, बाकी ये दोनों आपको याद रखना है कि पांडुलिपियां भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम में कागज तो था नहीं। ठीक है, पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। काष्ठ फलक यानी कि लकड़ी का फलक होता था, उस पर लिखा जाता था। तो ये दोनों सही है, और उत्तर प्रदेश में अधिकतर मिला है, ये कहना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक स्रोत के रूप में वेद के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। वेद के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और कौन सा कथन इस पे सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। हाँ, बाद में जोड़े गए हैं। मान लीजिए कुछ ग्रंथ जो पहले लिखा गया है, तो उसमें बाद में कुछ जोड़ा गया है, तो बाद में जोड़ा गया तो या तो लास्ट में जोड़ा गया या पहले जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। सर थोड़ा सा आइए, देखिए कहाँ गया। पेन ले रहे थे, बार बार पेन लेना जो है पड़ जा रहा है। स्टॉप कर देता ना। कहाँ तक किए पता है ना? सेवेंथ नंबर चल रहा था। अच्छा, वो पिछले क्लास में जो कि पेन आया था वो बहुत बढ़िया था, ये बार बार ले अच्छा हाँ यही वाला। कहाँ से आएगा सो बता, यहाँ से अच्छा ठीक है, बाकी इससे आगे पीछे होते रहेगा। कहाँ गया आगे पीछे हो लगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं डिस्कस हो रहा था। हाँ ठीक है, अभी हम 6 नंबर तक करके जो काट के साथ का काट के दोनों को जोड़। ठीक है, देखिए 7वां नंबर, साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं, तो सही बात है, बाद में जोड़ा गया था। पहले जोड़ा गया या बाद में जोड़ा गया, यानी कि वेद के फर्स्ट में जोड़ा गया या अंत में जोड़ा गया, लेकिन जोड़ा गया, और ये तथ्य आपका सही है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, बिल्कुल सही है। देवताओं के लिए प्रार्थना वगैरह, मंत्र वगैरह का उसमें मिलता है, तो ये भी सही है। वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन नहीं है, ये गलत है। वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन है, इसमें लिखा है नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कौन है, तो 1 और 2 आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसको पुराणों के 4 युग में शामिल किया जाता है। किसको पुराणों के 4 युग में शामिल किया जाता है। यहाँ पे कुछ छूट गया है, उसका जो कूट है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हालांकि हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि किसको किसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली। ठीक है, 4 युग है ना हम लोग के यहाँ। ठीक है, तो ये निरुक्त छोड़ा के कृत, त्रेता, द्वापर, कली, अभी कली चल रहा है, कलयुग चल रहा है अभी, आपको मालूम है। ठीक है, तो यह इसका कूट जो है कि नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा पीडीएफ में उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसको चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2017 में आया हुआ भी था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था।
सही बात है। देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की है, क्या हरिसेन देवी चंद्रगुप्तम काव्य का रचना किया है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। हरिसेन जो है कि उसका नहीं किया है। ठीक है, आगे क्या है? यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो ये आपका सही है। ठीक है, यानी इसमें जो गलत है देवी चंद्रगुप्तम, ये आपका गलत है। देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता है, इसीलिए ये गलत है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, सही है। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के सम्मान में अच्छी अच्छी बातें लिखना। ठीक है, उसको प्रशस्ति बोला गया। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, जो जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके रचयिता आपका हरिसेन ही है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। क्या पूछा है? कौन सत्य है? तो फर्स्ट और थर्ड सत्य है, यानी कि डी नंबर इसका सत्य है। बाकी 2 नंबर गलत है। और इसको आपको याद रखना है कि देवी चंद्रगुप्तम का रचना हरिसेन नहीं, बाकी विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कल्हन द्वारा राज तरंगिणी आपका चंद्रगुप्त के शासन से संबंधित है, गीतों के संकलन से संबंधित है। और ये देखिए एमपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो ये आपका चंद्रगुप्त के शासन, गीतों के संकलन, कश्मीर के इतिहास, कृष्णदेव राय के शासन। तो ये आपका सी नंबर सही है, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के राजा लोग के बारे में आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, किसमें? कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कल्हन के द्वारा लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलाने के लिए भी दे देता है, एक तरफ पुस्तक का नाम दे देगा, एक तरफ राइटर का नाम दे देगा। तो कल्हन राज तरंगिणी का है। इसी तरीके से जो है कि आपको हम बहुत सारा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो पुस्तक और उसके राइटर का नाम जो है कि आपको हम लिखवा देंगे। ठीक है, जैसे अभी आप जुड़िए, धीरे धीरे जो है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपका बीपीएससी 72वीं AEDO और CGL 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये ग्रुप, जो ग्रुप से आप जुड़ेंगे, यानी कि हमारे ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो उस ग्रुप में जो है कि सारा कुछ दिया जाएगा। कुछ पेड कोर्स भी चलता है, ये एनसीईआरटी का ये फ्री है। इसका आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी फ्री में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं पेड बैच में, ठीक है, तो 500 रुपया आपको लगेगा। 500 में आपको हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, एकदम शानदार नोट्स हिस्ट्री का मिल जाएगा, जियोग्राफी का मिल जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, ठीक है, साइंस का मिल जाएगा, बिहार स्पेशल का मिल जाएगा, बिहार स्पेशल का जो है कि मिल जाएगा। ये सारे का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। और सारा इस टाइप से नोट्स बनाया गया है जो आपका बिहार एग्जाम के लिए ही फायदा करेगा। इसीलिए आप इसको आराम से जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, इसको मिटा दें। करेंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण और क्रोनिकल का शॉर्ट नोट्स। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि आपको बीपीएससी में बिहार के एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा उच्चारण विधि से दिया जाता था पहले, ये तो सही है।
कल्प कर्मकांड से मिलता था, निरुक्त भाषा विज्ञान से मिलता था, छंद युद्ध कला से मिलता था। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा उच्चारण विधि से मिलता था, कल्प कर्मकांड से मिलता था, ये सही है। निरुक्त भाषा विज्ञान से मिलता था। छंद आपका युद्ध कला से नहीं बल्कि व्याकरण से मिलता था, व्याकरण से मिलता था। व्याकरण से मिलता था। हेलो, तो अभी मैं वो तो आएगा फोटो में जो है कि देख लेना होगा। अच्छा सुनो ना, हम अभी है क्लास में है ना, हम लगभग आधा घंटा। ठीक है। हम्म। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको मिलान करना था और कौन सुमेलित नहीं है ये देखना था। तो शिक्षा उच्चारण विधि से होता है, कल्प कर्मकांड से मिलता था, निरुक्त भाषा विज्ञान से मिलता था, छंद आपका युद्ध कला से नहीं बल्कि व्याकरण से मिलता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक में दिया गया है? सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में दिया गया है? योग शास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभारत, राजतरंगिणी। इसको बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि जल्दी हवा नहीं लगता है, चूंकि पढ़ाया भी नहीं जाता है जल्दी। तो सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है आपका अष्टाध्यायी। आपको ये भी याद रखना है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी का रचयिता है पाणिनि। पाणिनि इसके रचयिता है। ठीक है, कुछ हम आपको देंगे, कुछ लिस्ट देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा देंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इस सबको रटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, बार बार देखिए रटिए, वही सबसे अच्छा उपाय है, चूंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाभारत के संबंध में विचार करना है। यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है। क्या ये सही है कि गलत है? पहले इसमें 1000 श्लोक थे, इसे जय कहा जाता था। बाद में 24,000 श्लोक हो जाने से भारत कहा गया। 1 लाख श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत पड़ा। ठीक है, इसमें से कौन सा सत्य है ये आपको तय करना है। ठीक है, तो इसमें से जो गलत है, ये गलत है आपका ये 2 नंबर। ठीक है, जय तो बोला जाता था लेकिन 1000 नहीं, 8500। ठीक है, देख रहे हैं ना, मात्र एक वर्ड के कारण जो है कि वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में एकदम कंफर्म याद होना चाहिए। ठीक है, वो तुक्का मार के जो है कि आप सोचिएगा कि हम बीपीएससी के एग्जाम निकाल ले। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि एग्जाम निकलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी वो बोलता है पूरा गहराई तक पढ़ो और एक एक चीज पूरा दिमाग में याद रखो। ठीक है, अभी से 71वीं का एग्जाम हुआ, देखे होंगे कितना डाटा वाला क्वेश्चन दिया था। चाहे उसे प्रीवियस ईयर आप कुछ भी देख लीजिए। ठीक है, कभी आसान दे दिया तो दे दिया, लेकिन हम लोग को हार्ड प्रैक्टिस ही करना है और लो लेवल का क्वेश्चन भी करना है, ऑनलाइनर भी करना है। सारा का सारा जो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में करा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा कनौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती थी। कौन सा इसमें सही है, कौन सा सत्य कथन है, ये चुनना है। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये बिल्कुल सही है। पाली भाषा कनौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी।
नहीं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में बोला जाता था। ठीक है, सिर्फ कन्नौज में या सिर्फ उत्तरी बिहार में नहीं, दक्षिणी बिहार में भी बोला जाता था। पूरा का पूरा मगध में ही जो है कि आपका बोला जाता था, कुछ और भी जगह बोला जाता था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। ठीक है, जातक कथा यानी कि पूर्व जन्म की कथा। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए। जैन साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 8वीं सदी में वल्लभी में उन्हें संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट तो सही है, सेकेंड ईसा की 8वीं सदी बोल रहा है। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, ये आपका 6ठी सदी होगा। बाकी वल्लभी में उन्होंने संकलित किया था, ये सही है। ठीक है, ये 8वीं की जगह पे 6ठी होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, अन्यथा ये आपका गलत है। ठीक है, 1 और 3 आपका सही है, यानी कि बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का इंग्लिश को नौवीं से यहाँ पे नहीं समझना है, अर्थशास्त्र बुक का ही नाम है अर्थशास्त्र। तो ये किससे संबंधित है? कौन सा कथन इसमें असत्य है बोल रहा है? ये एक विधि ग्रंथ है, ये सत्य है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त है, ये भी सत्य है। इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है। ठीक है, इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है, यही थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन की सामग्री मिलती है। सही बात है, भारत में शासन कैसे, कोई भी शासक को शासन कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए इसमें विधि बनाया गया है। तो ये वाला तो सही है। इसमें कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में भी दिया गया है, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है। ये 15 अधिकरणों में विभक्त है, ये भी सही है। इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है, ये आपका गलत है। ये नया है, प्राचीन नहीं है बल्कि ये नया है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो सी नंबर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम साहित्य यानी कि वो दक्षिण से जुड़ा हुआ है। दक्षिण में जो है कि आपका संगम साहित्य लिखा गया था। ठीक है, संगम पीरियड एक आपको चैप्टर भी पढ़ना है हिस्ट्री में, उसको पढ़िएगा तो ये आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, तो ये सही है। इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। कौन सा इसमें कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें तीनों का तीनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। ये तीनों का तीनों आपका राइट आंसर है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है, न कि चंद्रगुप्त प्रथम, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय, न कि समुद्रगुप्त। ये तीनों का तीनों, ये दोनों और ये आपका गुप्ता पीरियड का शासक लोग है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहा गया है जस्टिन के द्वारा। चूंकि यूनानी इतिहास में, यूनान के इतिहास में, ठीक है,
सेंड्रोकोटस लिखा हुआ था कि भारत का एक शासक है सेंड्रोकोटस। जब उसका पहचान किया गया तो पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य को बोल रहा है। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, इसको ध्यान में रखना है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जियोग्राफी टॉलमी, नेचुरल हिस्टोरिका हेरोडोटस, CUK हेनसांग, इंडिका मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये बात आपका सही है कि ज्योग्राफिका टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्टोरिका ये हेरोडोटस, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ये पिलनी के द्वारा लिखा गया है, ये पिलनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्टोरिका। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। हेनसांग चीनी यात्री था जो भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। मेगास्थनीज कौन था? ये इंडिका नाम का एक किताब लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में ये रहता था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा अगर ज्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो, चूंकि क्वेश्चन बहुत कम होगा फिर, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे होंगे तो इसे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके बारे में एक एक करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन कम होगा तो होगा। ठीक है, आप लोग जैसा चाहिए। हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक के बारे में जानकारी देता है। कलिंग शासक यानी कि उड़ीसा में कलिंग शासक था और उसका नाम था खारवेल। तो ये हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी देता है, अशोक के बारे में नहीं, कनिष्क के बारे में नहीं, हर्षवर्धन के बारे में नहीं, खारवेल के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, अच्छा मिलाना है कि कौन कौन लिखा है। ठीक है, तो बाणभट्ट क्या लिखे हैं? बाणभट्ट क्या लिखे हैं? विल्हन क्या लिखे? देखिए एक कल्हन है, ये विल्हन है। ठीक है, वो अलग है, कल्हन अलग है, विल्हन अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए ए का 3। बाणभट्ट हर्षचरित लिखा है। ठीक है, हर्षचरित कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। बाणभट्ट पटना के ही थे, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा बाणभट्ट हो जाएंगे हर्षचरित, ये ऐसे हो गया। विल्हन, विल्हन लिखे हैं विक्रमांक देव चरित, यानी बी का 4 हो जाएगा। अतुल, अतुल लिखे हैं मूषिक वंश, ये मूषिक वंश हो जाएगा। और संध्याकर नंदी रामचरित हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब आपको याद ही रहे। अगर 2 भी याद है तो चांस बनता है कि क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम 2 पे क्वेश्चन बना के देखते हैं, जिसको एलिमिनेशन बोला जाता है, तो उसमें देखिए बनता है कि नहीं, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, वो तो एक गो से बन जा रहा है। ठीक है, ए का 3 एक गो में है ही है सी में, और बी का 4 भी है और किसी में है ही नहीं है। ठीक है, 3 और 4 और किसी में नहीं है, यानी कि सिर्फ एक से भी आपका काम इसमें हो जा रहा है। लेकिन 2 ठो याद रहना चाहिए, इसमें भले ही बन गया लेकिन हर एक जगह नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए, इस सबको रटना पड़ेगा, इस सबको रटिए, एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट हम भी देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में या कहीं पे जो है कि पूछ भी चुका है। ठीक है, ये पीसीएस वगैरह का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मनुस्मृति है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके कौन सा नाम दिया गया? तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये नाम दिया गया है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जेम्स प्रिसेंप, विलियम जोन्स, हेनरी विलियम डेरिजियो, मैक्स मूलर, कौन किया था? तो इसमें देखिए 2 ही में जो है कि ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जेम्स प्रिसेंप में और विलियम जोन्स में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का
सबसे पहले तो ये देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम ये लिखे कौन है, ये लिखे कौन है, तो ये लिखे है कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, बहुत सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा लेवल का एग्जाम हो चाहे बड़ा लेवल का एग्जाम हो। तो कालिदास द्वारा लिखा गया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी इस सब टाइप का क्वेश्चन को उठाने का हमेशा कोशिश करता है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स साहब किए थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, सही या गलत? तो सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये गलत है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने नहीं किया था, तो कौन किया था? ठीक है, नेक्स्ट है, विलिकंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये भी गलत है, इसमें उल्टा दे दिया है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलिकिंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट आपका ये गलत है। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था, यही स्टेटमेंट एक तो आपका इसमें सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, भगवत गीता का अनुवाद कौन किया था? विलिकेंस ने किए थे। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, विलिकेंस, ठीक है, विलियम जोन्स, ठीक है, जेम्स आयर, जेम्स टेलर, ये सब में जो कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा इसको बार बार देखते रहने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। हालांकि इस सब टाइप का पुस्तक जो है कि बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें दिया है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, आरसी मजूमदार, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, सी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा अब एक आध क्वेश्चन के लिए जो है कि सब कुछ को रटना भी सही नहीं है। ठीक है, एग्जाम रणनीति से निकलता है। ठीक है, तो हम लोग रणनीति से ही एग्जाम को निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। और आज नैतिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और इसमें कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ए एल बॉशम ने वंडर डैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी, क्या राइट और रॉन्ग? तो ये सही है। बॉशम के अनुसार अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए, सही कि गलत? तो ये भी सही है। यह पुस्तक 1941 में प्रकाशित हुई थी, ये आपका गलत है। ये पुस्तक 1951 में प्रकाशित हुई थी, 1951 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए ये आपका गलत है। यानी कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था? तो इसमें हेमचंद्र राय चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने महाभारत काल से लेकर गुप्ता पीरियड तक के इतिहास को इन्होंने लिखा है, जिससे हम लोग को जानकारी मिल पाता है कि उस टाइम में क्या क्या था। ठीक है, तो ये आपका हेमचंद्र राय चौधरी सही आंसर है। विचार करना है और सत्य कथन आपका चुनना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये। पश्चिमी इतिहासकारों ने धार्मिक कर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ी को भारतीय इतिहास की मूल शक्तियां माना है, क्या ये सत्य है? कि पश्चिमी इतिहासकार बोले तो यूरोप का जो इतिहासकार लोग है, ठीक है, उसको पश्चिमी इतिहासकार बोला जाता है। तो वो लोग यहाँ का धार्मिक कर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ी को भारतीय इतिहास की मूल शक्ति माना है, ये बात सही है।
पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज न बदला है और न बदला जा सकता है। ठीक है, मजाक वाला जो है कि बात करता है ये लोग कभी कभी। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों का दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, उन लोग का मानना था कि भारतीय समाज न बदला है और ना उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम तुमको बदल देंगे भारतीय समाज का तो छोड़ दो। ठीक है, ये दोनों कथन इसका सही है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी ने भारत को अपना घर बनाया, सही बात है। ठीक है, हिंद आर्य, प्राक आर्य जो भी था सब भारत में आया और भारत में जो है कि रहने लगा। आर्य सांस्कृतिक उपादान हड़प्पा सभ्यता के अंग है, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य आए हैं, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है वही पूछ रहा है, तो बी आपका सत्य नहीं है। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति से आए हैं। ठीक है, द्रविड़ संस्कृति से आए हैं। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति से आए हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें बी नंबर आपका गलत है। उपादान हड़प्पा सभ्यता के अंग है, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बाद का अंग है। ठीक है, तो आपका बी नंबर आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो उतना ज्यादा दिमाग पे नहीं रखना है उसको। भरतों का देश अर्थात भारतवर्ष में निवास करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया गया? भरतवंशी, भरत संतति, भारतवासी, सिंधुवासी। तो भरत संतति कह के पुकारा गया है, इसको ध्यान में रखना है। भरतों का देश अर्थात भारतवर्ष में निवास करने वाले को क्या कहा गया है? तो भरत संतति कहा गया है। भरतवंशी नहीं मारना है, भारतवासी नहीं मारना है, सिंधुवासी नहीं मारना है, भरत संतति कहा गया है, इसको मारना है। ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता थी? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता, या ये सभी? ठीक है, तो जाति व्यवस्था तो अभी भी है, ये आप समझ रहे होंगे। वर्ण व्यवस्था पहले था, 4 प्रकार के वर्ण होते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था था और बहुत अच्छा व्यवस्था था। ब्राह्मण किसको बोला जाता था? जो पढ़ाने लिखाने का काम करता था, जिसको ग्रंथ का ज्ञान होता था, उसको ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो उस टाइम में जाति तो था ही नहीं। मान लीजिए कि एक माँ के गर्भ से 4 बेटा का जन्म हो रहा है, तो इसमें जो एक बेटा है वो पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, तो उसको ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, जो सुरक्षा देने का काम कर रहा है उसको क्षत्रिय बोला जाता था। जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार करने का काम कर रहा है, उसको वैश्य बोला जाता था। और जो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोढ़िया जैसा घर में बैठल है, उसको शूद्र बोला जाता था। कितना अच्छा व्यवस्था था, यानी कि काम के आधार पर यह व्यवस्था तय किया जाता था कि किसको ब्राह्मण बोला जाएगा, किसको क्षत्रिय बोला जाएगा, किसको वैश्य बोला जाएगा, किसको शूद्र बोला जाएगा। ठीक है, और फिर आगे चल के यही व्यवस्था आपका जाति में तब्दील हो गया। अब जन्म के आधार पर हो गया कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा, भले वो क्षत्रिय का काम करे। क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही होगा, भले वो ब्राह्मण का काम करे। शूद्र का बच्चा शूद्री होगा, भले वो ब्राह्मण का काम करे या क्षत्रिय का काम करे। तो ये बाद में जो है कि उत्तर वैदिक काल में ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है। ठीक है, बात तो सही लग रहा है, क्या कि भारतीय उपमहाद्वीप में आज का भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा जोड़ दीजिए और एशिया से जो है कि रूस को हटा दीजिए, ठीक है, तो आपका यूरोप के इतना बड़ा दिखता है।
भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग इसका चर्चा किए। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में स्थित है। नहीं, उष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आपका 3 नंबर गलत है, यानी कि 1 2 आपका सही हो जाएगा। ये नंबर सही है। आगे बढ़ते, प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन गलत है, ये आपको बताना है। सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में स्थित है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, सीधे मारेगा कि हाँ पश्चिम में स्थित है। नहीं, भारत के पश्चिम में स्थित है, उत्तर और पश्चिम में, लेकिन हिमालय के दक्षिण में है। ऊपर में हिमालय है, ऊपर में हिमालय है, और इसके दक्षिण में है ये सुलेमान पर्वत। और यहाँ पे पूछा है हिमालय, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मार देगा आदमी कि पश्चिम में स्थित है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में स्थित है, हिमालय के पश्चिम में नहीं, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है, ये गलत है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार से जुड़ी हुई है, ये सही है। बोलन दर्रे से प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता था। ठीक है, बोलन दर्रा है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में वहां से आवागमन होता था। दर्रा मतलब क्या, एक रोड, पास। ठीक है, ईरानी आक्रमण बोलन दर्रे से हुआ था। भारत में जो ईरान का आक्रमण हुआ था वो इसी दर्रे से होकर आके आक्रमण किया था। तो बी सी डी इसका सही है, ए नंबर इसका गलत है। तो ऐसे पूछ रहा है कौन गलत है, तो ए गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल कौन सा था? कश्मीर, नेपाल की घाटी, गंगा का मैदानी क्षेत्र या हिंद कुश पर्वत? कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल आपका कश्मीर था। ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? तो कोरोमंडल और मालाबार किसको बोला जाता है? तो भारत का नीचे वाला नक्शा आप देखे होंगे, दक्षिण भारत का ये ऐसे है। तो इधर वाला को बोला जाता था कोरोमंडल और इधर वाला को बोला जाता था मालाबार। ये हो गया आपका मालाबार, ठीक है, और ये हो गया कोरोमंडल। कोरोमंडल जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है, तो कोरोमंडल में था आपका अरिकमेडु। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। सही कि गलत? तो ये आपका सही है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश शीशा, शीशा मतलब ये वाला शीशा नहीं जो आप समझ रहे हैं, शीशा एक प्रकार का धातु है। ठीक है, तो उसका उत्पादन जो है कि आंध्र प्रदेश में होता था। मेसोपोटामिया से टीन का आयात होता था। ठीक है, तो ये गलत है। मेसोपोटामिया से नहीं, अफगानिस्तान से होता था। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, अफगानिस्तान से होता था। अफगानिस्तान से टीन का आयात होता था प्राचीन काल में। ठीक है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो है कि आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान से होता था। बाकी सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, ये सही है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, ठीक है, का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका मध्य गंगा घाटी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मध्य गंगा घाटी हो जाएगा। देखिए मध्य गंगा घाटी यानी कि
आपका मध्य भाग वाला जो भारत का जो मध्य भाग है वहां पे एक था जगह, एक महाजनपद का नाम था अवंती। नाम आप सुने होंगे, महाजनपद था अवंती। सबसे पहले लोहा का सबसे ज्यादा प्रयोग यही लोग किया है, अवंती का। और उस टाइम में जो है कि आपका मगध भी था, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक है, तो मगध का भी जो ये मगध भी जो उत्पन्न हुआ, मगध भी जो आया, उसका सबसे बड़ा कारण आपका लोहा ही है। लोहा के कारण ही जो है कि इतना बड़ा मगध साम्राज्य बना था। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर कोई लोहा का यूज किया है तो उस टाइम का जो एक महाजनपद था, 16 महाजनपद में से एक तो मगध था ही, और एक अवंती भी एक महाजनपद था जिसका 2 राजधानी था और मध्य प्रदेश में ये था। ठीक है, ये लोग सबसे ज्यादा लोहा का यूज किया है, तो मध्य गंगा घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आरंभिक मध्य युग के प्रमाण निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में मिलते हैं? आरंभिक मध्य युग के प्रमाण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मिलते हैं? तो ये आपका असम और ब्रह्मपुत्र घाटी, बोलन घाटी, या सी, ए और बी दोनों? क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। असम और ब्रह्मपुत्र घाटी दोनों जगह मिलते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा बेकार है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्राचीन कालीन कलिंग देश के संबंध में, कलिंग देश यानी कि आज का उड़ीसा, कलिंग देश के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह वर्तमान के उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश था, सही मान लीजिए। उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी, हाँ ये भी सही है, उत्तरी सीमा महानदी थी। उसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन जो है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जो है कि देखिए। यह वर्तमान के उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश था, सही है, उड़ीसा में तो था। ठीक है, उत्तरी सीमा महानदी थी, ये भी सही है। दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी, नहीं नर्मदा नहीं, दक्षिणी सीमा इसका गोदावरी था, गोदावरी नदी इसका दक्षिणी सीमा था। तो ये आपको याद रखना है। कलिंग देश के बारे में पूछा है जो उड़ीसा में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? देखिए, तो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो भारत, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक जो है कि अशोक का शासन था। ठीक है, तो भारत को छोड़ के बाकी जो भी इधर मिलेगा ना, ये आपको अरमाइक मिलेगा, खरोष्टी मिलेगा, ग्रीक मिलेगा। क्योंकि इधर के लोग यही भाषा समझते थे, तो उसी भाषा में उधर अभिलेख लिखा गया है। और बाकी जो है कि भारत में ये आपका ब्राह्मी लिपि मिलेगा, ब्राह्मी लिपि मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कंधार, कंधार आपका कहाँ है? वो अफगानिस्तान की तरफ पड़ता है। ठीक है, तो अब ब्राह्मी तो उधर मिलेगा नहीं, तो ब्राह्मी जो है कि काट दीजिए, इसको हटा दीजिए। बचा 3, इसमें भी ब्राह्मी है, इसको भी हटा दीजिए। देवनागरी और तमिल, देवनागरी तो भारत का है, तमिल नाम से कोई शिलालेख जो है कि अशोक लिखता नहीं था। ठीक है, तो ये भी खत्म। तो ऐसे भी एक बच गया। और ये तो खैर आपको जब पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि यूनानी और अरमाइक, यूनानी रहे, अरमाइक रहे, खरोष्टी रहे, ग्रीक रहे, ये सब आपका भारत से बाहर वाला लिपि है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर खरोष्टी और ग्रीक देता तो ये भी आपका सही होता है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसमें जुड़ जाइए। स्पेशल बीपीएससी के लिए आपको हर एक तरह का नोट्स मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें आपका देखिए, प्राचीन काल में पांडुलिपियों के लिए भूर्ज की छाल का प्रयोग होता था।
ये सही है। ताड़ के पत्तों को काट कर लेखन कार्य किया जाता था। तो ताड़ का पत्ता आज भी आप देखते होंगे, आपके घर में भी जो होगा, बिहार में तो बहुत जगह है ताड़ का पेड़, लोग ताड़ी भी पीता है। अब दारू नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ताड़ी ही पिएगा, ठीक है। तो ताड़ के पत्ता पे लेखन कार्य किया जाता था, ये भी सही है। हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि की श्रेणी में आती थी, ये भी सही है। हाथ से लिखा गया पुस्तक उस टाइम में उसको पांडुलिपि बोला जाता था। इनमें सभी का सभी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। प्राचीन कालीन भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर भारत की अधिकांश भाषा द्रविड़ भाषा से निकली है। क्या उत्तर भारत, द्रविड़ आपका आज बोला जाता है दक्षिण में, तो क्या उधर से निकला है उत्तर भारत का भाषा? कौन सा कथन इसमें सत्य है ये आपको बताना है। तो सेकंड है, द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते थे। देखिए इसका आंसर आपका क्वेश्चन में जो है कि दे दिया है, ठीक है। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। द्रविड़ से नहीं निकला है, बल्कि आर्य भाषा ही बोला जाता था। थर्ड नंबर देखिए, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते थे, यानी कि उत्तर भारत में आर्य भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है, ये सही है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य पर्वत के दक्षिण में रहते थे। आज भी जो है कि विंध्य पर्वत, ठीक है, जब आप ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम में पूरा ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये विंध्य पर्वत है, तो इसके ऊपर में, ठीक है, उत्तर हो गया और इसके नीचे में दक्षिण हो गया। आखिर आप दक्षिण भारत किसको बोलेंगे? तो ये 3-4 तरीके से बांटा गया है कि कहाँ से कहाँ तक दक्षिण भारत होगा, कहाँ से कहाँ तक उत्तर भारत होगा। तो ये पूरा क्लास का बात है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करना जो है कि टाइम बर्बाद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका कौन कौन सत्य है? तो 2 और 3 आपका सत्य है। 2 3 कहाँ है? बी, बी नंबर आंसर इसका आपका सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन काल में मिले किस पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था? ठीक है, आज आप शराब या तेल को किस में रखते हैं? तो कोई शीशी में रखेंगे, कोई बर्तन में रखेंगे, ठीक है, यही सब में रखेंगे। तो उस टाइम में भी जो है कि जिसमें तरल पदार्थ को रखा जाता था, शराब या तेल, शराब तो खैर आदि अनादि काल से जो है कि चलते आ रहा है, लेकिन बिहार में शराब बंद है, मत पीजिएगा, ठीक है। एम्फोरा, ये इसका सही आंसर है, एम्फोरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एम्फोरा बोला जाता था, जो प्राचीन काल में एम्फोरा में शराब या तेल लिक्विड के रूप में, लिक्विड वाला चीज को रखा जाता था एम्फोरा में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के खेतड़ी नामक क्षेत्र से तांबे के बहुत से शेल्ट 1000 ईसा पूर्व से पहले के पाए गए हैं। इनकी पहचान किससे की जाती है? आदिम कुल्हाड़ी से, आदिम बांस से, आदिम गंडासा से। गड़ासा, गड़ासा जो बिहार में जो है कि गड़ासा आज भी है, ठीक है। पहले उसका यूज ज्यादा होता था, ठीक है। आज भी लोग चारा काटने के लिए गड़ासा का यूज करते हैं बिहार में। आप लोग काटे भी होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है। तो गड़ासा था, तो जो मिला है उसका पहचान कुल्हाड़ी से किया गया है, ठीक है, कुल्हाड़ी से किया गया है, गड़ासा से नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। प्राचीन कालीन धातुओं के संबंध में, प्राचीन कालीन धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बर्मा तथा मलय प्रायद्वीपों के साथ भारत टीन का व्यापार करता था, सही कि गलत? बिहार में मिली पाल कालीन कांच प्रतिमाओं के लिए टीन जमशेदपुर तथा धनबाद से प्राप्त होता था। हजारीबाग में टीन के अयस्क के गलाने का कार्य होता था। हजारीबाग आपका झारखंड में है, हजारीबाग आपका झारखंड में है, ठीक है। तो ये तो सही है, यहाँ पे टीन के अयस्क को गलाने का कार्य होता था। टीन का अयस्क क्या होता है ये आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा। तो 3 नंबर तो आपका सही है। और 3 नंबर किस में है? अगर हम एलिमिनेट करके बनाए तो बी और सी में है, ठीक है। यानी कि ए और डी तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया, आप बचा आपका 2 गो,
ठीक है, तो 2 गो में से अब आप मिलाइए कि कौन सही है। 1 3 सही है या 1 2 3 सही है। तो इसमें आपका बिहार में मिली पाल कालीन कांच प्रतिमाओं के लिए टीन जमशेदपुर तथा धनबाद से प्राप्त होता था, ये गलत है। 2 नंबर आपका गलत है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कौन सा प्रदेश बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ईसा पूर्व 6ठी 5वीं सदियों में महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। देखिए हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि अवंती सबसे ज्यादा लोहा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, अवंती। ठीक है, ये इसका आंसर है। पीडीएफ का जो है कि आंसर आपका दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि आप जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसमें आपका प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ में क्रोनिकल जो मैगजीन आता है उसका भी शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा। हिस्ट्री का नोट्स दिया जाएगा, ज्योग्राफी का नोट्स दिया जाएगा, पॉलिटी दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, साइंस दिया जाएगा। ठीक है, विविध दिया जाएगा और एक मास्टर कॉपी दिया जाएगा। एक मास्टर कॉपी दिया जाएगा जो आप 2 से 3 दिन जब 72वीं बीपीएससी का बचा हुआ रहेगा उस टाइम में खाली आपको इसी को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो इतना चीज आपको दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका एनसीईआरटी का अरिहंट का पहला चैप्टर था। ठीक है, उसको हम लोग देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।